योगी कैबिनेट विस्तार 2026 और 2027 की जंग से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा सामाजिक और राजनीतिक दांव। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का बड़ा विस्तार करते हुए 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया, जबकि 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी किया गया है। राजनीतिक गलियारों में इस विस्तार को सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसे सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को फिर से मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम करती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल और असम के जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ा हुआ है और अब उस एनर्जी का उपयोग पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में करनी जा रही है भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे कैबिनेट विस्तार में जाति संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संदेश, तीनों चीजें बहुत साफ साफ दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी हर बड़े सामाजिक वर्ग के प्रतिनिधित्व को सामने लाना चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक और ब्राह्मण से लेकर दलित तथा पिछड़े वर्ग तक हर बड़े वोट बैंक को साधने की रणनीति इस विस्तार में दिखाई दे रही है। जाट राजनीति पर बीजेपी का बड़ा दाव है। सबसे ज्यादा चर्चा भूपेंद्र सिंह चौधरी को लेकर हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति हमेशा से बेहद प्रभावशाली रही है। किसान आंदोलन के बाद से जाट वोट बैंक में बीजेपी को लेकर कुछ असंतोष की चर्चा लगातार होती रही थी। ऐसे में भूपेंद्र सिंह चौधरी को मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। भूपेंद्र सिंह चौधरी संगठन और सरकार दोनों में अच्छा अनुभव रखते हैं। वो पहले प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जाट समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के संभावित समीकरण को देखते हुए बीजेपी पश्चिमी यूपी में किसी भी प्रकार की राजनीतिक कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती है। यह कारण है कि यह फैसला केवल एक व्यक्ति को मंत्री बनाने का नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम यूपी में संदेश देने का प्रयास माना जा रहा है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की भी रणनीति है। मनोज कुमार पांडे को मंत्रिमंडल में अहम स्थान देना बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं और लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे। उनका भाजपा में आना पहले ही राजनीतिक रूप से बड़ा घटनाक्रम माना गया था, लेकिन अब उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी ब्राह्मण नेतृत्व को बराबर महत्व दे रही है। अगर कहीं कुछ असंतोष है तो इस विस्तार के बाद वो साधने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि 2027 के चुनाव में केवल हिंदुत्व या संगठन के दम पर नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन के जरिए भी जीत सुनिश्चित करनी होगी। मनोज पांडे को अगर आगे बढ़ाकर बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को चुनौती देने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, खास करके रायबरेली और अवध क्षेत्र में। ओबीसी राजनीति और पूर्वांचल का भी समीकरण आप समझिए। पूर्वांचल को लेकर बीजेपी की रणनीति हमेशा बेहद गंभीर रही है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हंसराज विश्वकर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हंसराज विश्वकर्मा बनारस से एमएलसी हैं और पिछड़े वर्ग के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी होने की वजह से पूर्वांचल बीजेपी के लिए हमेशा विशेष महत्व रखता है। विश्वकर्मा समाज समेत कई पिछड़ी जातियों में बीजेपी लगातार अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े वर्गों को लेकर आक्रामक राजनीति कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए ओबीसी वर्ग को मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। अब दलित राजनीति में नई रणनीति, इसको भी आप समझिए। इस कैबिनेट विस्तार का सबसे
महत्वपूर्ण पहलू दलित प्रतिनिधित्व को माना जा रहा है। कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को मंत्रिमंडल में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वो दलित राजनीति को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के बाद दलित वोट बैंक में नई राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी पिछले कई चुनावों से दलित समाज में अपना लगातार मजबूत पकड़ करने की कोशिश कर रही है। कृष्णा पासवान को शामिल करके महिला और दलित दोनों समीकरण साधने की कोशिश दिखाई देती है। वहीं सुरेंद्र दिलेर को युवा दलित चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया गया है। अब एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि बीजेपी अब केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि हर सामाजिक वर्ग में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाना चाहती है। ठाकुर और युवा नेतृत्व का भी संतुलन है। सोमेंद्र तोमर को मंत्रिमंडल में शामिल करना भी कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। सोमेंद्र तोमर पश्चिमी यूपी से आते हैं और ठाकुर समाज के युवा चेहरे माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ स्वयं राजपूत यानी ठाकुर समुदाय से आते हैं, लेकिन बीजेपी यह भी दिखाना चाहती है कि पार्टी केवल एक ही सामाजिक वर्ग तक सीमित नहीं है। सोमेंद्र तोमर को आगे बढ़ाकर पार्टी ने युवा नेतृत्व और क्षेत्रीय संतुलन दोनों को साधने की कोशिश की है। 2 मंत्रियों का प्रमोशन भी है जो इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। इस विस्तार में सिर्फ नए चेहरों को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि 2 मौजूदा मंत्रियों का भी प्रमोशन किया गया है। इसे बीजेपी के भीतर प्रदर्शन आधारित राजनीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि संगठन और सरकार में मेहनत करने वालों को अवसर मिलेगा। यह प्रमोशन केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर अनुशासन और परफॉर्मेंस कल्चर को मजबूत करने का प्रयास भी माना जा रहा है। अब समझिए कि दिल्ली बनाम लखनऊ, यह फैसला किसका है? सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि पूरा कैबिनेट विस्तार आखिर तय कहां से हुआ, दिल्ली से या लखनऊ से? राजनीतिक सूत्रों की माने तो इस विस्तार में केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां चुनावी और जातीय समीकरणों पर फोकस किया, वहीं योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक और क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान दिया है। बीजेपी संगठन चाहता था कि 2027 चुनाव से पहले कोई भी बड़ा सामाजिक वर्ग पार्टी से दूरी महसूस ना करे, और यह कारण है कि इस विस्तार में पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड तक के समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। राजनीतिक जानकार इसे डबल इंजन सोशल इंजीनियरिंग मॉडल भी बता रहे हैं। अब इसमें विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी समझ लीजिए। इस कैबिनेट विस्तार पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जातीय राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी नेताओं का आरोप है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो खास करके यादव समाज और मुस्लिम समुदाय पर आज तक की पूरी राजनीति करती आई है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी दलित समाज को केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दे रही है। अब समझिए, बसपा के नेताओं का कहना है कि वास्तविक सामाजिक न्याय केवल प्रतिनिधित्व से नहीं बल्कि जमीन पर फैसलों से दिखाई देता है। ये वही बहुजन समाज पार्टी है जिसने आज तक दलित वोट बैंक पर ही मुख्यमंत्री और आज तक की पूरी राजनीति की। अब कांग्रेस की बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस विस्तार को राजनीतिक मैनेजमेंट करार दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो खास करके मुस्लिम वर्ग को खुश करके अभी तक की राजनीति करती आई है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि जो पार्टियां इस पर कटाक्ष कर रही हैं वो भी एक जाति समुदाय से ही आज तक की अपनी राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाई हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चुनावी रणनीति के तहत लगातार सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। 2027 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये विस्तार, ये समझ लीजिए। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये कैबिनेट विस्तार सीधे तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव की नींव तैयार करने वाला है। बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता केवल विकास या हिंदुत्व के मुद्दे से नहीं बल्कि मजबूत सामाजिक गठबंधन से तय होती है। 2017 और 2022 की तरह 2027 में भी बीजेपी जातीय संतुलन और संगठनात्मक मजबूती के लिए सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है। एक बार आप फिर से इस बात को समझिए कि 2017 और 2022 की तरह 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी
एक तरफ जातीय संतुलन को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, जातियों को बैलेंस करके, और एक जो संगठन का जो एक मजबूती स्ट्रक्चर है उसको भी केंद्र में रखकर सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है, क्योंकि संगठन ही चुनाव लड़ता है, सरकार चुनाव नहीं लड़ती है। यह विस्तार इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी अब हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर समुदाय को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पार्टी ने केवल बड़े नेताओं पर भरोसा नहीं किया है, बल्कि युवा चेहरों और जमीनी नेताओं को भी आगे बढ़ाया है। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार का यह कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय का बड़ा संकेत हो सकता है या नहीं। यह सिर्फ मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का फैसला नहीं है, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक रणनीति का हिस्सा दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए साफ संकेत दिया है कि 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा यह भी कि क्या यह सामाजिक संतुलन और राजनीतिक रणनीति भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता तक पहुंचाने में सफल होती है, या विपक्ष इस समीकरण को चुनौती देने में कामयाब हो जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही खास और विस्तृत रिपोर्ट के लिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।